हेलो, वेलकम एवरीवन। जियोपॉल आईएएस पर मैं पीयूष त्रिवेदी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पीयूष सर आज हमारे साथ में हैं और हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहां बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि हर बच्चा आज चाहता है कि यूपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी का एग्जाम दे। यूपीएससी में भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के पूरे देश में अलग माहौल है। हर माता पिता की यह भावना होती है कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस अधिकारी बने, आईआरएस अधिकारी बने। तो सवाल ये उठता है कि जब इस एग्जाम के लिए कोई बच्चा जाना चाहता है तो क्या वो इस एग्जाम के बारे में जानता है? क्या वो जानता है कि किस तरीके से कितने स्टेजेस में ये परीक्षा करवाई जाती है, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं पीयूष सर से ये कहना चाहूंगा कि वो ये बताएं कि किस तरीके से कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। सर इसका मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना दिया है, बहुत बढ़िया, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो पूरा एग्जाम है ये आपका 3 जो चरण होते हैं, यानी 3 स्टेजेस है इसकी। सबसे पहले आपकी प्रीलिम है, दूसरी मेंस है और तीसरा है इंटरव्यू। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो इसका पार्ट 1 था यानी कि इसमें कंप्लीट मैंने बता दिया है। अब आप सर ये बताइए कि इन सभी में जो सिलेबस रहता है वो सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं और उनको किस प्रकार से हमको लेकर के चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब हम ये 3 स्टेजेस को कवर करने की बात करते हैं जो आपने पीछे वीडियो में बताया कि प्रीलिम्स के अंदर, तो कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है कि उसको हमको पता है कि ये एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होता है। एक दिन का एग्जाम होता है चूंकि ये बच्चों को ऊपर एक स्ट्रेस लेवल को क्रिएट करके उनकी स्ट्रेस सहने की शक्ति को चेक किया जाता है कि एक दिन में वो किस तरीके से कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो ये एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बढ़िया एग्जाम है। ठीक है, यहां पर यह बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अब यहां पे अगर आप कह रहे हो कि सिलेबस की बात करें तो देखिए जितने स्टेजेस हैं उसी के हिसाब से हम सिलेबस की भी बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं सर यहां पे प्रीलिम्स की बात करते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है यहां पर 2 स्टेजेस हैं। एक पहला जो सुबह एग्जाम होता है 9:30 बजे से, इस एग्जाम के अंदर एक पेपर जीएस का आता है और इस जीएस के पेपर में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कोर सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट यहां पर एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का होता है, दूसरा आपका ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का होता है, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स लगभग पिछले 15 महीनों की लगभग इसके अंदर जो है हमको कवर करनी पड़ती है इस एग्जाम के अंदर। अब हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में जो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों में से कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जोर कई बार क्या होता है एंशिएंट पे ज्यादा हो जाता है, कई बार मॉडर्न पे ज्यादा हो जाता है, इन्हीं 2 में ज्यादा होता है। मेडिवल पे सामान्यतः कम जोर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा करके हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यहां पर मेडिवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन में डिटेल में आता भी है जिसको वहां पर हमें देख लेना चाहिए नोटिफिकेशन, लेकिन ये जनरल सब्जेक्ट है जो यहां पर हमको पढ़ने पड़ते हैं। फिर आता है सीसैट का पेपर। सीसैट के इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर में आप ध्यान से देखिएगा, ये पेपर एक तो क्या है, इसका नेचर कैसा है, इस पेपर का नेचर जो है वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के अंदर ही आपकी डिसीजन मेकिंग चेक कर ली जाती है, इसी के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चेक कर ली जाती है, इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके कॉम्प्रिहेंड करने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को यहां पर चेक कर लिया जाता है। यानी 33% नंबर ला करके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। 200 नंबर के इस पेपर में 66 नंबर या 66 नंबर लाना मैंडेटरी होता है। और यहां पर इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के आते हैं, साथ ही साथ अप टू 10th लेवल की बेसिक न्यूमेरिकेसी यानी मैथमेटिक्स पूछी जाती है और डेटा इंटरप्रिटेशन के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जीएस में फिर आपको क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। जीएस क्वालिफाई कर लें, जब ये करेंगे तो ही आप क्वालिफाई ना कर पाए तो ही आपका जीएस क्वालिफाई माना जाता है, जब आप सीसैट क्वालिफाई कर लेते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा? अब आगे चलते हैं सर। इसमें एक चीज देख लीजिएगा, जो मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर कई दिन चलता है और यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें एक तो कंपलसरी पेपर है जो आपको निकालना ही निकालना होता है। इसमें एक लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल के अंदर आपकी यहां पर 22 लैंग्वेज दी गई है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहां पर चूज कर सकते हैं।
क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, 300 मार्क्स का आता है। इस 300 मार्क्स में से आपको 25% मिनिमम मार्क्स लेकर के आने होते हैं। प्लस इंग्लिश का जो पेपर है ये कंपलसरी है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। और ये दोनों पेपर से आपकी सब जो लैंग्वेज है उस पे आपकी बेसिक प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है कि आपकी कितनी पकड़ उसके ऊपर है। इसके बाद जो अगला पेपर आता है वो एसए का आता है। एसए के अंदर जो है आपको 2.5 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है, 250 नंबर का पेपर होता है। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इस पेपर को यहां पर एसए को लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 1 की तरफ। जीएस पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, देखिए जीएस पेपर 1 को ध्यान से समझिएगा। जीएस पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 अगेन 3 घंटे का पेपर होगा, 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का। इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें एक आता है आपका हिस्ट्री, एक आता है ज्योग्राफी और एक आता है सोसाइटी। हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का सिलेबस काफी डिटेल में रहता है, जैसे कि इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, प्लस आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। एक डिटेल्ड सिलेबस है इसका, जो आपको यहां पर नोटिफिकेशन जब आप इसका निकलता है आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो जियो पॉल आईएएस के जो आपका टेलीग्राम चैनल हमारा है वहां भी आपको मिल जाएगा। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस रहता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करते हैं। देन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है जैसे भिक्षावृत्ति हो गई, पॉवर्टी हो गई, ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें रेलेवेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स यहां पर आपसे मांगे जाते हैं। ये पूरा का पूरा मेंस का जो पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर सर जो है यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में। ठीक है, आपको रिटन लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में इसमें, यानी आपको अपने हाथों को बहुत मजबूत करके रखना है। हाँ, और इसको बहुत अच्छे से तैयार, राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई तो आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, ये तय है। और मेंस से ही तय होता है कि आप कितनी अच्छी रैंक पाने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो जीएस पेपर 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो सब्जेक्ट आते हैं यहां पर, एक तो आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस फिर गवर्नेंस है यहां पर, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है एंड सोशल जस्टिस है। ये वो सब्जेक्ट है जिसपे कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारा वेटेज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ही यहां पर चला जाता है, लगभग 250 नंबर के अंदर। ये हर पेपर जो है वो आपका सर 250 नंबर का है। तो लगभग समझ लीजिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे ही 140 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑन एन एवरेज, यहां पर बात किया जाए तो। इस तरीके से जीएस पेपर 2 को बात कर लेते हैं। पेपर ये थोड़ा देखने में सिंपल सरल लगता है, लेकिन जो सिंपल होता है ना उसको समझना मुश्किल होता है। तो इसी पेपर में अक्सर बच्चों के नंबर काफी कम भी रह जाते हैं। मुझे लगता है कारण ये भी है, जब तक बच्चा प्री पढ़ता है ना तो ये चीजें नहीं पढ़ता उस बिल्कुल समय। इसमें जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, गवर्नेंस की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, सोशल जस्टिस पर नहीं जाता है, सोसाइटी पर नहीं जाता। तो ये एक्चुअली क्या है, लूप होल है प्रिपरेशन में। ये एक लूप होल है जो बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, आपको सही आइडिया नहीं मिलने की वजह से आप लोग पढ़ाई के दौरान ये गलती कर देते हैं। तो जिनको ये आइडिया होता है, जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, कहीं से भी कोई टीचर उनको गाइड करने वाला मिल गया, मेंटर उनको गाइड करने वाला हो गया, इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो उनको आइडिया लग गया कि ये हमें पहले तैयार करना है साथ साथ, तब जाकर के हमारा पेपर जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये टॉपिक पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। तो अब इसके बात करते हैं जीएस पेपर 3 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहां पर जो कंट्री कोर इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक आ जाते हैं, उन टॉपिक को बेस लेकर के कंट्री में क्या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक डिटेल्ड सिलेबस जो है यूपीएससी आपको देता है। उन टॉपिक्स को आप मार्क कर लीजिए और उनके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, तो आपका ये मेंस का तैयार बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है अगला एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत सारा मेजर पोर्शन टेक्नोलॉजी का रहता है और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड होता है टॉपिक सिलेबस है वहां पर, जिसमें कि आप क्वेश्चंस जिसके तैयार करिए, जिसके टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। जैसे डिफेंस हो गया, आपका डिफेंस का हो गया, स्पेस जो साइंस होती है, बायोटेक्नोलॉजी से होती है, इसमें जीनोम हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एआई टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। और टेक्नोलॉजी में लगभग 10, 11, 12 साल तक का टाइम जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसको हम करंट का डेवलपमेंट मानकर चलते हैं, और करंट बेस्ड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस ही यहां पर पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं, फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी में करीब 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगभग ऐसे आते हैं। मान के चलिए कि 60 से 75 नंबर तक के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ ले आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उस नॉलेज को यहां पर चेक किया जाता है। दूसरा, जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, कभी आग लग गई, कभी आपदा आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी आपका क्या बोलते हैं साइक्लोन आ गया, इस तरीके के जो डिजास्टर्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड कि कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जाएगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का यहां पर एक सब्जेक्ट रखा गया है जिसमें कि क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है सर, तो ये आपका जीएस पेपर 3 है। इसके बाद आपका जीएस पेपर 4 आता है। जीएस पेपर 4 जो है इसके अंदर एथिक्स आता है। एथिक्स में आपके थिंकर्स प्लस केस स्टडी दोनों ही मिला करके पेपर बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें ये अकेला सर 250 नंबर को सारे पेपर 250 मार्क्स के हैं जी। और ये जो है ये भी 250 मार्क्स का पेपर है। और इसमें क्या है, आपकी इंटीग्रिटी को चेक करते हैं इस पेपर के माध्यम से। आपका अप्रोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, वो यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे गवर्नेंस में होती है, उस चीज को यहां पर चेक किया जाता है। तो डिटेल में अगर हम बात करेंगे कभी किसी इस पेपर के किसी दिन, तो हम बताएंगे कि एथिक्स में कैसे एथिक्स को तैयार करें। ये भी एक वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के कि किस तरीके से हिस्ट्री को तैयार करें यूपीएससी के लिए जीएस में, किस तरीके से हम ज्योग्राफी को तैयार करें जीएस के लिए, किस तरीके से हम सोसाइटी को तैयार करें। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 4 पेपर का जो सिलेबस है, ये मेंस का हमने 4 पेपर का सिलेबस सर हमने क्लियर किया है यहां पर। इसके हिसाब से ही बच्चों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। अब क्या होता है, इसके बाद जब जीएस के 4 पेपर हो जाते हैं तो आपको एक यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की वहां पर एक लिस्ट दी गई है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या फिर ग्रेजुएशन में ना पढ़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कई बार जो बच्चे बीटेक करके आते हैं वो सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं, साइकोलॉजी को सब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो किसी भी आप स्ट्रीम से पढ़ाई करके आए हो, चाहे आपने साइंस से पढ़ाई की हो, चाहे आपने आर्ट से पढ़ाई की हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई हो, चाहे आपने टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ाई की हो, आपने अगर ग्रेजुएशन किसी में भी किया है तो उसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसी का ऑप्शन आप लेंगे यहां पर। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान से समझने की। और उस ऑप्शनल के आपको 2 पेपर होंगे। हाँ, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, हर पेपर 250 नंबर का होगा। जो भी पेपर होगा यहां पर ऑप्शनल का वो 250 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगर हम बात करें 500 का, ऑप्शनल जो है ये हमारा 500 का है। जीएस की अगर बात कर लें तो चारों पेपर अगर हम जीएस के मिला लें तो हर पेपर 250 नंबर का है। इसका मतलब जीएस के जो पेपर 4 हैं इनका सम जो आता है वो आपका 1000 आता है। और जो एसए का पेपर है ये भी 250 नंबर का होता है। इन्हीं पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं, एसए के मार्क्स जुड़ते हैं, जीएस 1, 2, 3 और 4 के मार्क्स जुड़ते हैं। यानी और 1750 हो गया। टोटल मिलाकर के आपके जो टोटल मार्क्स यहां पर आते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर, वो आपके आते हैं 1750 मार्क्स। और इन्हीं 1750 मार्क्स से आप क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जो अगला स्टेज यहां पर आता है, नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आपका इंटरव्यू का स्टेज होता है, जहां पे पर्सनालिटी असेसमेंट आपका होता है। 15-20 मिनट, 10 मिनट इस तरीके का टाइम आपको मिलता है। वहां पर आपसे बातचीत की जाती है, आपकी बेसिक नॉलेज के बारे में बात की जाती है, दुनिया के संबंध में आपके विचार क्या है वो जाना जाता है, किस तरीके से आप प्रेशर हैंडल स्वयं आपका पर्सनालिटी कैसी है ये भी वो लोग एक प्रकार से जानने का पर्सनालिटी असेसमेंट ही है, वो पर्सनालिटी असेसमेंट है। आप किस तरीके से प्रेशर हैंडलिंग करते हैं, दुनिया के संदर्भ में आपके विचार क्या है, समस्याओं को लेकर के आपकी अप्रोच क्या है, वो यहां पर वो आपसे बात करते हैं। तो वो एक 275 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। तो इसमें टोटल अगर आप जोड़ लेते हैं तो 275 नंबर यानी 275 अगर ऐड कर लें यहां पर, तो ये टोटल 2025 का आपका टोटल आपका आता है 2025 मार्क्स मेंस प्लस इंटरव्यू। इसी से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होती है। फिलहाल हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सर ये हमारा सिलेबस है जो कि बच्चों को हमने बेसिक तौर पे समझाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और बच्चे अगर बहुत डिटेल में सिलेबस को जानना चाहते हैं कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में प्रॉपर क्या आता है, तो उस डिटेल सिलेबस को जानने के लिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में उनको डिटेल सिलेबस
सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज उनको वहां पर मिल जाएगा। तो हम सभी बच्चों से कहेंगे कि आप इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, लग जाइए। और ये एग्जाम जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है आपका, जो प्रोसेस बेटा यहां पर हमने यहां पर बात की है प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 साल का प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस होता है, 1 साल का प्रोसेस लगता है, 1 साल लगभग एग्जाम को कंडक्ट करने में ही लग जाता है। जैसे ये एग्जाम आपका प्रीलिम्स का है तो ये आपका मई में एग्जाम हो जाएगा, फिर ये आपका मेंस है तो ये आपका सितंबर के आसपास होगा, फिर ये इंटरव्यू है तो उधर फरवरी मार्च के आसपास जो है आपका इंटरव्यू होता है। तो लगभग आपका पूरा 1 साल जो है इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने में ही यूपीएससी को लग जाता है। और जो सिलेबस हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया है, ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पूरा सिलेबस जो है, ये सारा का सिलेबस आपको कवर करने में मिनिमम आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको 15 से 18 महीने इस पूरे सिलेबस को कवर करने में लगते हैं। इसीलिए आई थिंक सजेस्ट किया था कि जो 10+2 कर लें, हाँ, और जिनकी अप्रोच है इधर आने की, बिल्कुल, तो वो उसी समय से स्टार्टिंग हाँ, कर वो दें। स्टार्ट कर सकते हैं, वो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। 10+2 वालों के लिए एक अलग से सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक वीडियो बनाइए उन बच्चों के लिए, कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत क्लियर माइंडसेट होता है और बच्चों का भी बहुत क्लियर माइंडसेट होता है कि 12th के मुझे जो है यूपीएससी में ही जाना है, तो यूपीएससी में 12th के बाद हम किस तरीके से अपने ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस बात को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है कि ग्रेजुएशन जो है हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे ही साइड बाय साइड हो जाएगा। नहीं, ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एग्जाम बड़ा अच्छा एग्जाम है, इसमें यह भी एक खास बात है कि कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। इट डजंट मैटर कि आपने आईआईटी से तैयारी पढ़ाई की है, या आपने जेएनयू से तैयारी की है, या आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से जो है तैयारी की है, आप इस एग्जाम के अंदर संघर्ष कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने सामान्य जगहों से पढ़ाई करने के बावजूद इस एग्जाम को निकाला है और आज अधिकारी हैं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे जो है इस एग्जाम के लिए आगे आएं और एग्जाम के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सही लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको रही। तो जुड़िए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू।